हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में हम रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस कर रहे थे। वीडियोज में हमने जैसे कि आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने थोड़ा सीक्वेंस को चेंज किया था। इसमें हम स्टार्टिंग में 2 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसके आंसर्स आपको कॉमेंट सेक्शन में देने होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को के एमसीक्यू को आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आगे आपको इन एमसीक्यू के आंसर मिल जाएंगे। जब वीडियो जैसे ही आगे जाएगी, वीडियो के लास्ट में हमने एमसीक्यू के आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़्यादातर क्वेश्चन का आप लाभ उठाएं। तो अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके डाउट या सजेशन को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू से। फर्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द रिएक्ट जेएस। पहला है, इसमें मैंने पहला ऑप्शन दे रखा है कि रिएक्ट जेएस कैन इंक्रीज द एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस विद द वर्चुअल डोम। दूसरा ऑप्शन है रिएक्ट जेएस इज इजी टू इंटीग्रेट विद अदर फ्रेमवर्क सच एज एंगुलर, बैकबोन जेएस सिंस इट इज ओनली व्यू लाइब्रेरी। थर्ड ऑप्शन है आपका react.js कैन रेंडर बोथ ऑन क्लाइंट एंड सर्वर साइड। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द वेब। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ द रिएक्ट जेएस। पहला है रिएक्ट जेएस हैज ओनली अ व्यू लेयर, वी हैव पुट योर कोड फॉर एजेक्स रिक्वेस्ट इवेंट एंड सो ऑन। सेकंड ऑप्शन है द लाइब्रेरी ऑफ द रिएक्ट जेएस इज प्रीटी लार्ज। थर्ड ऑप्शन इज द जेएसएक्स इन रिएक्ट जेएस मेक्स कोड easy to read and write। और इसका लास्ट ऑप्शन है the learning curve can be steep in the React.js। तो ये दो आपके एमसीक्यू थे, इनको आप अटेम्प्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम रिएक्ट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन React.js एंड React Native। जैसे कि आप जानते हो कि दोनों फ्रेमवर्क आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब है, उनकी डिमांड है। हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। पहला डिफरेंस इसमें आता है कि इनिशियल रिलीज जो हुआ था रिएक्ट जेएस का 2013 में हुआ था। वहीं अगर हम इसकी बात करें रिएक्ट नेटिव की, तो वो 2015 में आया था। ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो रिएक्ट जेएस होता है वो आपके वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, वहीं जो आपका रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। फिर थर्ड की बात करें तो इट कैन एग्जीक्यूटेड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। वहीं रिएक्ट नेटिव की अगर बात करें तो इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट टेक्स मोर एफर्ट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। और रिएक्ट जेएस की अगर बात करें तो इट यूज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड सीएसएस फॉर द एनिमेशंस। वहीं रिएक्ट नेटिव क्या करता है, इट कम्स विद बिल्ट इन एनिमेशन लाइब्रेरीज, इसकी खुद की बिल्ट इन एनिमेशन लाइब्रेरीज होती हैं, उनको यूज करता है। और रिएक्ट जेएस में रिएक्ट राउटर फॉर नेविगेटिंग वेब पेजेस, आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए रिएक्ट राउटर को यूज करते हो। वहीं आप इसमें बिल्ट इन नेविगेटर लाइब्रेरी को यूज करते हो इन रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। और रिएक्ट जेएस क्या करता है, एचटीएमएल टैग्स को यूज करता है, वहीं आपका जो रिएक्ट नेटिव है वो एचटीएमएल टैग्स को यूज नहीं करता है। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम, मतलब आप एक ये है ना, जैसे आपसे कोई पूछे कि इन रिएक्ट एवरीथिंग इज अ कंपोनेंट, तो आप किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रिएक्ट में कुछ भी बिना कंपोनेंट के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, इट इज द फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर हम इसको समझें तो इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन। These components divide the entire React application UI into a small, independent, and reusable pieces of the code. React renders each of the component independently without affecting the rest of the application UI. Hence, we can say that in React, everything is a component. So next question is explain the purpose of the render function in the React. Render function क्या करता है? First of all, it is a mandatory for each React component to have a render function. Render function is used to return the HTML which you want to display in the component. If you need to render more than one HTML element, you need to group together inside the single enclosing tag
लाइक द div, फॉर्म, ग्रुप, ऐसे आपको टैग यूज करने पड़ेंगे। और जो आपका रेंडर फंक्शन होता है दैट विल रिटर्न द सेम रिजल्ट ईच टाइम इट इज इन्वोक्ड। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ कैन यू एम्बेडेड 2 और मोर कंपोनेंट इनटू 1। अगर आपको 2 कंपोनेंट को एक साथ एम्बेडेड करना पड़े तो आप कैसे एम्बेडेड करोगे? तो यू कैन एम्बेड 2 और मोर कंपोनेंट्स इनटू द फॉलोइंग वेज। इसका मैंने कोड लगा, आप इसमें कोड में रिव्यू कर सकते हो। इसमें क्या कि सबसे पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपने जैसे रिएक्ट को इंपोर्ट किया, फिर आपको क्या करना है, सपोज आपका जो पहला कंपोनेंट है, ऐप एक्सटेंड करेगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, और इसमें एक फंक्शन बनाया हमने रेंडर, ये रिटर्न करा रहा है हेलो वर्ल्ड। फिर ऐसे हम क्या करेंगे कि एक क्लास एग्जाम्पल बनाया, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल एक्सटेंड कर ले रहा है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, और इसके अंदर भी हमने बना दिया रेंडर डॉट ये। फिर ऐसे ही हमने इसको यूज कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटलेस एंड द स्टेटफुल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। तो इनके डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन द रिएक्ट। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या आता है, द स्टेटलेस कंपोनेंट डू नॉट होल्ड और मैनेज स्टेट। स्टेटलेस कंपोनेंट में स्टेट होती नहीं है, ठीक है, और स्टेटफुल कंपोनेंट में इट कैन होल्ड और मैनेज द स्टेट। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट कंटेन द नॉलेज ऑफ द पास्ट, करेंट और पॉसिबल फ्यूचर ऑफ द स्टेट। इसके पास कोई हिस्ट्री नहीं होती है कि इसके पास कौन सी स्टेट थी कि नहीं थी। बट स्टेटफुल कंटेंट में क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। यू कैन कंटेन द नॉलेज ऑफ द पास्ट, करेंट और पॉसिबल फ्यूचर चेंजेस इन द स्टेट। इट ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल कंपोनेंट। जो आपकी स्टेटलेस जो आपके फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो स्टेटलेस कहलाते हैं, और जो आपके क्लास कंपोनेंट होते हैं वो स्टेटफुल कंपोनेंट होते हैं। और स्टेटलेस कंपोनेंट की अगर और बात करें तो इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। वहीं स्टेटफुल कंपोनेंट थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट वर्क विद एनी लाइफ साइकिल मेथड ऑफ द रिएक्ट। स्टेटलेस फंक्शन जो होते हैं लाइफ साइकिल के साथ काम नहीं करते हैं, बट वहीं स्टेटफुल कंपोनेंट होंगे वो विद इन लाइफ साइकिल काम करेंगे। और द स्टेटलेस कंपोनेंट्स कैन नॉट बी रीयूज्ड, इनको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। वहीं स्टेटफुल कंपोनेंट कैन बी रीयूज मेनी टाइम, एज मच एज पॉसिबल वी कैन यूज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एरो फंक्शन इन द रिएक्ट एंड हाउ इज इट यूज्ड। अब जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में ही देखी होंगी, जावास्क्रिप्ट की सीरीज मैंने डिस्कस करी थी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप कॉल बैक फंक्शन, एसिंक अवेट, ऐसे कुछ फंक्शन लगाते हो तो आप विद द हेल्प ऑफ द एरो फंक्शन आप लगाते हो। एरो फंक्शन को फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। ECMAScript 6 में ये नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। और if you need to use the arrow function, it is not necessary to bind any event to this. Here, the scope of this is the global and not limited to any calling function. So if you are using the arrow function, there is no need to bind the inside the constructor. और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इससे, ये आपका एरो दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हो आप इसमें ये, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इवेंट क्या होते हैं। इवेंट की अगर हम बात करें तो अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इवेंट का, इवेंट कैन बी एनीथिंग, इसकी हेल्प से आप कुछ परफॉर्म करते हो, ठीक है। क्लिक इवेंट हो सकता है, माउस के कई सारे इवेंट होते हैं, विंडोज के इवेंट आते हैं। माउस के इवेंट की अगर हम बात करें तो माउस ओवर, माउस लीव, माउस इंटर, ये माउस के इवेंट हो गए। क्लिक हो गया, हवर हो गया, ब्लर हो गया, फोकस इवेंट हो गया। और आपके इसी तरह कई इवेंट आते हैं। आप जैसे विंडोज में बोला, विंडो ऑनलोड हो गया, बिफोर अनलोड हो गया, तो ये बहुत सारे इवेंट होते हैं। इसको डेफिनेशन के टर्म में अगर हम देखें तो एज इवेंट इज ए फंक्शन विच ट्रिगर एज अ रिजल्ट ऑफ यूजर एक्शन और सिस्टम जनरेटेड इवेंट, लाइक जो मैंने डिस्कस की वही चीजें हैं। फिर आता है इन रिएक्ट, द इवेंट हैंडलिंग सिस्टम इज वेरी सिमिलर टू द हैंडलिंग इवेंट्स इन द DOM element. The React event handling system is known as the syntactic event, which is a cross-browser wrapper of the browser's native element. Handling event with the React have some syntactical difference, which are, कुछ डिफरेंस होते हैं। एक तो पहला डिफरेंस होता है कि React events are named as a camel case instead of the lower case, और with the JSX a function is passed as an event handler instead of the string. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर द फॉर्म्स क्रिएटेड इन द React.js।
फॉर्म रिएक्ट और एंगुलर में सिमिलर तरीके से ही होते हैं। इसमें आप जैसे देखो फॉर्म क्या होता है बेसिकली, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो आप सेट ऑफ डेटा है उसको कलेक्ट करते हो और एक सर्वर पे उसको भेजते हो। फॉर्म्स अलाउज द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन एज वेल एज गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स। Forms can perform many tasks such as user authentication, adding user, deleting user, or modifying user, searching user, filtering user. Form can contain the text field, button, checkbox, radio button, etc. React offers a stateful reactive approach to build a form. The form in React are similar to the HTML form. But in React, the state property of the component is only updated via setState, and JavaScript function handles their submission. Their function has a full access to the data which entered by the user into the form. ये कुछ मैंने डिस्कस की हो, इसकी डेफिनेशन से आप इसको देख सकते हो और इंटरव्यू में उसको यूज कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द रिएक्ट कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल। अगर फेजेस की हम बात करें तो 4 फेजेस होती हैं। पहले इनिशियल फेज होती है, फिर माउंटिंग फेज होती है, फिर अपडेटिंग फेज होती है, फिर अनमाउंटिंग फेज होती है। अगर इनिशियल फेज को मैं डिस्कस करूं तो इट इज द इनिशियल फेज कह सकते हो। ये पहली स्टेज होती है जिसमें किसी भी कंपोनेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। इस फेज में क्या होता है, कंपोनेंट कंटेन द डिफॉल्ट प्रॉप्स एंड इनिशियल स्टेट। द डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आर डन इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द कंपोनेंट। अब अगर किसी में दूसरी फेज की बात करें तो माउंटिंग फेज होती है। माउंटिंग फेज क्या होती है, द इंस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड एडेड इनटू द डोम। थर्ड स्टेज आती है अपडेटिंग द फेज। क्या होती है ये, इस फेज में वी कैन गेट द न्यू प्रॉप्स एंड चेंज स्टेट। दिस फेज कैन पोटेंशियली अपडेट एंड री-रेंडर ओनली व्हेन द प्रॉप्स और स्टेट चेंज अकर। द मेन एम ऑफ the phase is to ensure the component is displaying the latest version of itself. The phase repeat again and again. मतलब जब तक हमारा जो desired task complete नहीं हो जाता तब तक ये फेज हमारी चलती रहती है। फिर लास्ट फेज आती है अनमाउंटिंग फेज। इट इज द फाइनल फेज ऑफ द React life cycle where component instance is destroyed and unmounted from the DOM. फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम बात करेंगे एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल मेथड इन द रिएक्ट कंपोनेंट इन डिटेल्स। मतलब जैसे आपकी ये फेज हैं तो फेजेस कोई ना कोई तो मेथड पीछे एग्जिस्ट करते होंगे जिसकी वजह से काम होते होंगे। तो वैसे ही पहला मेथड आपका आता है गेट इनिशियल स्टेट। गेट इनिशियल स्टेट क्या होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द स्टेट इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द क्रिएशन ऑफ द कंपोनेंट। कोई फंक्शन जब भी क्रिएट होगा, कोई भी कंपोनेंट जब भी क्रिएट होता है उसकी क्रिएशन से पहले ही एग्जीक्यूट होता है। फिर दूसरा मेथड आपका रन होगा कंपोनेंट विल माउंट। जैसे दूसरी फेज की मैंने बात करी तो ये कंपोनेंट विल माउंट, इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द गेट रेंडर्स इनटू द डोम। फिर आपका नेक्स्ट मेथड आएगा कंपोनेंट डिड माउंट। ये चेक करेगी कंपोनेंट माउंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर कंपोनेंट विल रिसीव द प्रॉप्स, इट इज इन्वोक्ड व्हेन द कंपोनेंट रिसीव द न्यू प्रॉप फ्रॉम parent class and before another render called. अगर आप चाहते हो कि स्टेट आपकी अपडेट हो in response to prop change, you should compare this dot prop and next prop to perform the state transition by using the setState method. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है should component update। तो ये कब आपका इन्वोक होगा, it will check either the DOM returns the true or false value based on the certain condition. If this method returns the true and component will update, otherwise the component will skip the updation. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इसका जो लाइफ साइकिल का जो मेथड आता है component will update। और फिर इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखो तो इसमें मैंने दे रखी है। फिर component did अपडेट आएगा, component will unmount आएगा। unmount जैसे मैंने लास्ट फेज बताई थी, it is invoked immediately before the component is destroyed and unmounted permanently. It is used to clear up the memory space such as invalidating timers, event listener, cancelling network request or cancelling up DOM element. If element instance is unmounted, you cannot mount it again. मतलब एक तरह से एक कंपोनेंट आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते हो।
तो गाइस हमारे क्वेश्चन हमने आज के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए हम जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, चलिए उनके आंसर हम देख लेते हैं कि क्या आंसर थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द रिगजियस। तो इसमें से हमारे देखा जाए दोनों जितने ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सी पार्ट। द JSX in the React.js makes the code easy to read and write. So guys, stay tuned with us. Thank you so much.